और हम लोग लाइव आ चुके हैं। जल्दी से देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि यूपी टेट और सी टेट से रिलेटेड होंगे। और इस बार जो आपका 31 जनवरी को आपका सी टेट का एग्ज़ाम है और 28 फरवरी को जो आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही कारगर होगा। तो 28 फरवरी 2021 में ये आपका यूपी टेट होगा। उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी के क्वेश्चन है और हिंदी में आपको 30 क्वेश्चन में से अगर आप 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो आप समझिए कि आपका यूपी टेट 100% क्लियर होगा। तो हिंदी बहुत ही सरल आता है, तो हिंदी के सभी क्वेश्चंस को आपको आंसर देना है। चलिए एक बार सबका कमेंट देख लेते हैं, उसके बाद क्लासेज को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अपमान जो है, अपमान उपसर्ग जो है इसमें बताना है आपको 31 से 33 तीन क्वेश्चन में कि उपसर्ग जो है उसको बताना है कि अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है। कमेंट करिए सभी लोग कि अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है। अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है बताइए, सभी लोग बताइए अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो देखिए अपमान में जो उपसर्ग लगा है वह कौन सा लगा है, अप उपसर्ग लगा है। अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है, अप। जिन्होंने डी आंसर को चूज किया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरावस्था। दूरावस्था में कौन सा उपसर्ग लगा है बताइए सभी लोग जल्दी से। दूरावस्था में कौन सा उपसर्ग लगा है। दूस लगा है, दूर लगा है, औ लगा है या दू लगा है बताइए सभी लोग बताइए। दूर अवस्था में कौन सा उपसर्ग लगा है। दूर अवस्था में कौन सा उपसर्ग लगा है सभी लोग बताइए। दूर अवस्था में कौन सा। चलिए आंसर 32 का आंसर बताए सभी लोग। आंसर बताए 32 का आंसर सभी लोग बताएं। चलिए राज बसंत श्रीवास्तव का आंसर सही आ रहा है। हितेंद्र कुमार का आंसर सही आ रहा है। चलिए तो दूर अवस्था में जो उपसर्ग लगा है वह कौन सा उपसर्ग लगा है, तो दूर अवस्था में दूर उपसर्ग लगा है। आंसर जो हो जाएगा वह बी सही हो जाएगा। दूस उपसर्ग से कौन सा बनता है, तो दूस उपसर्ग से अगर हमें कोई शब्द को बनाना होगा तो हम लोग बना सकते हैं दुस्साहस। दुस्साहस दुस्साहस बना सकते हैं। अ उपसर्ग से हम लोग कौन सा बना सकते हैं, तो अ उपसर्ग से हम लोग क्या बना सकते हैं बताइए। अ उपसर्ग से अवतार, अवशेष, अवतार बना सकते हैं। अवतार अवतार बना सकते हैं। और दू उपसर्ग से क्या बना सकते हैं, तो दू उपसर्ग के दुबला, दुकाल, दोबारा ये सभी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पराजय। पराजय में बताइए पराजय में कौन सा उपसर्ग लगा है। पराजय में उपसर्ग आपको बताना है कि पराजय में कौन सा उपसर्ग लगा है। पराजय में कौन सा उपसर्ग लगा है आप बताइए। 33 का आंसर बताइए सभी लोग। अब्बू तालिब का आंसर सही आ रहा है। पराजय में कौन सा उपसर्ग लगा है सभी लोग आंसर बताए। परी, प्र, परा या आ। पराजय में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो जो पराजय में उपसर्ग लगा है वह परा उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है, परा उपसर्ग लगा है। हम लोग परि उपसर्ग से अगर कोई शब्द बनाना चाहें तो क्या होगा, परिक्रमा। परिक्रमा परिक्रमा उपसर्ग बन सकता है। प्र उपसर्ग से क्या बन सकता है, तो प्र उपसर्ग से हम लोग बना सकते हैं प्रकाश। प्रकाश शब्द बना सकते हैं। आ उपसर्ग लगा के हम लोग कौन सा शब्द बना सकते हैं, तो आ उपसर्ग लगा के आगमन बना सकते हैं। आगमन बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग उपसर्ग को लगा के चीज़ों को सही करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विगु समास का क्या उदाहरण है। माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह या पीताम्बर। द्विगु समास का क्या उदाहरण है। द्विगु समास का जो उदाहरण है वो आपको बताना है। द्विगु समास का उदाहरण बताइए सभी लोग। आंसर बताइए जल्दी से आंसर करिए। चलिए सुदौन सिंह का आंसर सही आ रहा है। सादौन सिंह का आंसर ए आ रहा है। चलिए बताइए भाई 34 का आंसर बताइए। द्विगु समास का क्या उदाहरण है। श्रेया का आंसर सी आ रहा है। बताइए तो द्विगु समास का जो आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, नवग्रह। क्या हो जाएगा, नवग्रह, यानी नौ ग्रहों का समूह। नौ ग्रहों का समूह। द्विगु समास का क्या अर्थ अगर हमें बताना हो तो क्या बता सकते हैं कि जिस समास में प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। यानी पहला पद जो है, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा दूँ,
कुछ उदाहरण लेके। तो इसमें प्रथम पद जो होता है क्या होता है, प्रथम पद आपका क्या होता है, संख्यावाचक होता है, संख्या उसमें लगा रहता है। और जो दूसरा पद होता है, दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद एक समुदाय का बोध कराता है, यानी किसी भी एक समुदाय का बोध कराता है, समुदाय का बोध कराता है। जैसे अगर हम लोग नवग्रह को लेते हैं तो नौ क्या है, नौ यानी नाइन, नाइन नौ एक संख्या है, नौ मतलब क्या है, नौ एक संख्या है, ग्रह मीन्स क्या है, ग्रहों का समूह, यानी नौ ग्रहों का समूह क्या हो जाएगा, ये द्विगु समास है। माता पिता में कौन सा समास है बताइए भाई, एक बार बताइए, माता पिता में कौन सा समास है, माता पिता में कौन सा समास है, आंसर देने का प्रयास करें, माता पिता में कौन सा समास है। तो माता पिता में अगर हम समास की बात करते हैं तो द्वंद्व समास है, कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। माता पिता में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। माता पिता में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है बताइए, बी, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में जो समास होता है वह अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव, यह अव्ययी भाव समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में समास बताइए, पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर में कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है। तो इस प्रकार आप लोगों ने एक क्वेश्चन में कम से कम 4 क्वेश्चंस को देख लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हिंदी किस भाषा या हिंदी की जो लिपि है वह क्या है, हिंदी की लिपि क्या है। एक बार आप लोग क्या करिए, लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग लाइव हैं एक बार लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे ताकि और अधिक लोग जुड़ जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बार लाइक आप लोग जरूर कर देंगे जितने भी लोग लाइव हैं। हिंदी में लिपि बताइए कौन सी लिपि है, हिंदी में कौन सी लिपि है, तो ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, खगोष्ठी लिपि या देवमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि जिसे भी कहते हैं। तो हिंदी में जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी लिपि है। हिंदी में कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि। इसका आंसर जो हो जाएगा वह बी सही हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए पंजाबी, जो पंजाबी होता है, पंजाबी में कौन सी लिपि होती है, पंजाबी में, तो पंजाबी में कौन सी, गुरमुखी लिपि होती है। पंजाबी में कौन सी लिपि होती है, गुरमुखी लिपि होती है। खगोष्ठी लिपि किस में होती है, तो ब्राह्मी में खगोष्ठी लिपि होती है। कौन सी, ब्राह्मी में खगोष्ठी लिपि होती है, ब्राह्मी में क्या होती है, खगोष्ठी लिपि होती है। चलिए इस प्रकार आप लोगों ने 3 से 4 क्वेश्चंस को यहाँ पे देख लिया है। चलिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 होता है, 5 होता है, 7 होता है या 4 होता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, चलिए अब्बू तालिब का आंसर सही आ रहा है, श्रेया का आंसर सही आ रहा है, अरसी खान का आंसर सही आ रहा है, पल्लवी का आंसर सही आ रहा है। चलिए ए 36 का है, बहुत लोगों का आंसर सही आ रहा है। तो सर्वनाम में जो भेद होते हैं वह कौन सा होता है, तो 6 होता है। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला होता है क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा आपका होता है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। छठा आपका क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार जो सर्वनाम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश पाताल के बीच जो लगने वाला यह चिन्ह है इसे क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं या उद्धरण चिन्ह कहते हैं। बताइए सभी लोग आंसर बताइए, आकाश पाताल के बीच जो ये चिन्ह लगता है वह क्या है, आकाश पाताल के बीच जो ये चिन्ह लगता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह बी सही हो जाएगा। चलिए अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है बताइए एक बार, अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वह ऐसे होता है, अल्प विराम का चिन्ह ऐसे होता है। विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह होता है वह विस्मयादि बोधक का चिन्ह ऐसे होता है। अगर उद्धरण चिन्ह की बात करते हैं तो उद्धरण चिन्ह जो होता है वह ऐसे ऐसे 2 डॉट लगा के ऊपर इसके अंदर हम लोग कुछ लिखते हैं, ये उद्धरण चिन्ह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि
नई साड़ी है, यह नई साड़ी है। वाक्य में नई शब्द क्या है? सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है? यह नई साड़ी है। वाक्य में जो नई शब्द है वह क्या है? बताइए, आंसर बताइए सब लोग। 38 का आंसर बताइए। तो 38 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा सर्वनाम। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करिए। आम्र, दूध, शहीद या खिड़की। तत्सम शब्द को आपको बताना है, तत्सम शब्द कौन सा है बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्या? खिड़की। खिड़की जो है यह क्या है? नहीं, इसमें एक बार देखिए, इसका आंसर जो, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर बी नहीं, डी नहीं होगा। आम्र जो है, मैंने तद्भव देख लिया था इसमें, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, आम्र हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आम्र हो जाएगा। आम्र जो है यह तत्सम शब्द है। ए आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए 40 का आंसर बताइए। आपको तद्भव शब्द बताना है इन शब्दों में। बैंक, अमीर, अग्नि या मुंह। बताइए तद्भव शब्द बताइए, इसमें कौन सा होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। मुंह जो है वह तद्भव शब्द है। चलिए आंसर बताइए कि यहाँ पे सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। नहीं, कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पे जरूर ध्यान दीजिएगा। दिनकर, रवि, अंशुमाली या यामिनी। चलिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, यामिनी। यामिनी किसकी पर्यायवाची है? तो यामिनी जो है यह रात्रि के पर्यायवाची है। किसका? तो रात्रि का पर्यायवाची है। चलिए मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरथ शब्द का जो संधि विच्छेद है वह क्या होगा? तो मनोरथ शब्द का जो संधि विच्छेद होगा मनः धन रथ। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें कौन सा जो संधि का नाम क्या हो जाएगा? तो संधि का नाम जो हो जाएगा वह विसर्ग संधि। कौन सा हो जाएगा? विसर्ग संधि। कौन सा नाम हो जाएगा? विसर्ग संधि नाम हो जाएगा इसका। विद्यार्थी का उदाहरण क्या है? वृद्धि संधि का, गुण संधि का, व्यंजन संधि का या दीर्घ संधि का। जो विद्यार्थी है वह कौन सी संधि का उदाहरण है? आपको बताना है विद्यार्थी शब्द किस संधि का उदाहरण है। तो विद्यार्थी शब्द जो है वह दीर्घ संधि का उदाहरण है। आंसर जो हो जाएगा वह डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिग्भ्रम किसका उदाहरण है? दिग्भ्रम किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का, अयादि संधि का, व्यंजन संधि का या यण संधि का। दिग्भ्रम किस संधि का उदाहरण है? तो दिग्भ्रम जो है वह किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए बहुत लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद पड़ी निम्न में से कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक। बिल्ली छत पर से कूद पड़ी, इसमें कौन सा कारक है? तो देखिए इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक है। आंसर डी सही हो जाएगा। नीचे लिखे वाक्यों में से एक शब्द बताइए जो युद्ध के लिए स्थिर रहता हो। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो युद्ध के लिए स्थिर रहता हो उसके लिए एक शब्द बताइए। यशस्वी, सत्याग्रही, अवरोह या युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहता हो इसे हम लोग क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शैव किसे कहते हैं? जो शक्ति की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करता है या जो किसी की उपासना नहीं करता। शैव किसे कहते हैं? बताइए, आंसर बताइए, शैव किसे कहते हैं? 47 का आंसर बताइए। तो 47 का आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा, बिल्कुल बी सही हो जाएगा। जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं। बचाल कहते हैं। बचाल किसे कहते हैं? जो बहुत जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता है, जो चुप रहता है। बचाल किसे कहते हैं? चलिए नेहा नागर, मधुर सिंह, हितेंद्र कुमार, पल्लवी, श्रेया। बहुत लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। सुदैन सिंह। तो देखिए वाचाल शब्द का लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 48 का आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। जो बहुत बोलता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं।
श्याम धीरे धीरे चलता है, उसके लिए एक शब्द बताइए। श्याम धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे जो है वह कौन सा शब्द है? क्रिया है, क्रिया विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं? श्याम धीरे धीरे चलता है, यो जो धीरे धीरे शब्द है वह क्या है? तो धीरे धीरे शब्द है वह क्या है? क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बताता है। यानी इसमें क्रिया क्या है? चलना क्रिया है, और ये चलने की विशेषता है कि यह धीरे धीरे चलता है। यानी क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्या हम लोग कहते हैं? उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। आंसर जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। चलिए, आपको 50 से 52 नंबर शब्दों में शुद्ध वर्तनी बताना है। चलिए, इसमें शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? इन 4 शब्दों में शुद्ध शब्द बताइए आप लोग। तो इसमें जो शुद्ध शब्द होगा वह क्या होगा, आप बताइए। शुद्ध शब्द बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, आनुषांगिक हो जाएगा। इसमें शुद्ध शब्द हो जाएगा आनुषांगिक। चलिए, अंताक्षरी में इसमें शुद्ध शब्द बताइए। अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत अक्षरी या अंताक्षरी, बताइए इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? इन चारों में से शुद्ध शब्द क्या होगा? कौन सा है? कौन सा शब्द जो है बहुत शुद्ध है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह बी सही हो जाएगा, अंत्याक्षरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे सुषमा में कौन सा शब्द जो है वह शुद्ध है? इसमें शुद्ध शब्द बताना है आपको। शुद्ध शब्द बताइए, इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो 52 का जो आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, सुषमा। सुषमा जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए, 53 से 55 शब्दों में आपको प्रत्यय बताना है। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय बताइए, घुमक्कड़ में प्रत्यय बताइए। घुमक्कड़ में प्रत्यय बताइए, प्रत्यय। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगा है? ओढ़ा लगा है, अक्कड़ लगा है, आक लगा है, या ऊ लगा है? घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? चलिए, बी 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 बिल्कुल सही आ जा रहा है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय लगा है। चलिए, यहाँ पे बताइए, डिबिया में कौन सा प्रत्यय लगा है? डिबिया में प्रत्यय बताइए, प्रत्यय। चलिए, डिबिया में प्रत्यय बताइए, ई या आ, आई या ई। डिबिया में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? 54 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ई या प्रत्यय लगा है। डिबिया में कौन सा प्रत्यय लगा है? ई या प्रत्यय लगा है। अगर हम लोग ई प्रत्यय लगा के अगर शब्दों को बनाना है तो क्या हो जाएगा? ई प्रत्यय लगा के हंसी, क्या हो जाएगा? हंसी। हंसी शब्द जो है यह ई प्रत्यय लगा के बन सकता है। धमकी शब्द जो है यह ई प्रत्यय लगा के बन सकता है। यानी प्रत्यय का मतलब क्या होता है कि जो लास्ट में ये जो शब्द है इनमें आपको बताना है कि इसमें लास्ट में कौन सा शब्द प्रत्यय बताना है। यहाँ पे भिक्षुक, भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय लगा है? अ, ई, उ, उक या अक? भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय लगा है? 55 का आंसर बताइए। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय लगा है? भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय लगा है भाई? आंसर बताइए जल्दी से, बहुत लोगों का आंसर अभी नहीं आ रहा है। तो भिक्षुक में जो प्रत्यय लगा है वह सी हो जाएगा, उक प्रत्यय लगा है। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो उक प्रत्यय लगा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची कौन सा है? बादल का पर्यायवाची बताना है आपको। नीरद, नीरज, अंबुज या अंबु? बादल का पर्यायवाची आप बताइए। बादल का पर्यायवाची क्या हो सकता है? तो जो बादल का पर्यायवाची है वह क्या है? नीरद है। नीरद जो है यह बादल का पर्यायवाची है। नीरद क्या है? बादल का पर्यायवाची है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द बताइए। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द, जो इंद्रियों को जीतता हो उसके लिए एक शब्द बताइए। दूरदर्शी, दत्तचित्र, कुशाग्र बुद्धि या जितेंद्रिय? तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, जितेंद्रिय। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहा आप आ गए, इसमें से जो अहा शब्द है वह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है या विशेषण है? अहा आप आ गए, इसमें से अहा शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण? अहा आप आ गए। 58 का आंसर बताइए। तो 58 का आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा, अव्यय। अहा शब्द क्या है? एक अव्यय है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, पानी, इलायची या प्यास? पुल्लिंग शब्द क्या है?
पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। तो नदी, पानी, इलायची या प्यास। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा पानी। इसमें से पुल्लिंग शब्द क्या है, तो ये पानी जो है यह पुल्लिंग शब्द है। पवन का संधि विच्छेद कीजिए। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? प धन अवन होगा, प धन वन होगा, पो धन अन्न होगा या पौ धन अन्न होगा। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन का जो संधि विच्छेद होगा पो धन अन्न होगा, पो धन अन्न। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने 30 क्वेश्चन को देखा है जो फैक्ट पे आधारित थे, फैक्ट पे आधारित थे। अब आप लोग शिक्षण के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे देख लीजिए और इसका आंसर करिए। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है की सफलता किस पर निर्भर करती है? उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पे निर्भर करती है? भाषिक नियमों के ज्ञान पे, समय व अवधि पे, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पे या उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पे? उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण यानी जो उपचार किया जाता है। चलिए तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे है कि भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तकें होती है वह क्या है? एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है या अनावश्यक है? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक क्या है? तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक क्या है? एक साधन है। ये एक साधन है, क्या? हमें भाषा सिखाने की एक साधन है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए आंसर दीजिए कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने के अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी को नहीं सीखते हैं, हिंदी सीखने के प्रति उनकी अरुचि होती है, या हिंदी बहुत कठिन भाषा है, या हिंदी जो है उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। बताइए भाई। जो बच्चे हैं हिंदी में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, हिंदी में प्रायः अधिकतर बच्चे अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए कहानियाँ सुनने से क्या होता है? बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, अनुशासित रहते हैं, या आपका कल्पना शक्ति या चिंतन शक्ति का विकास करते हैं? बताइए इसका आंसर बताइए। 94 का आंसर बताइए। 94 का आंसर। कहानियाँ सुनने से बच्चे क्या होते हैं? तो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनने से बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। चलिए इसका आंसर बताइए। बच्चे में लेखन कौशल और मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि सबसे बेहतर है? अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतलेख, पाठाधारित प्रश्नों को लिखना, या सुंदर लेख और अभ्यास? बच्चे में जो लेखन होता है, लेखन कौशल को मूल्यांकन करने के लिए सबसे बेहतर विधि क्या होगी? तो जो भी बच्चे हैं वो अपने स्वयं के अनुभव को लिखें, यही क्या होगी? सबसे बेहतर विधि होगी। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कहना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, या मधुर वाणी? बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण है? तो बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो भी भाषा हो वह स्पष्ट हो और उसका उच्चारण क्या हो? शुद्ध हो। यही क्या होगा? जो है ये क्या होगा? यही जो है बोलना कौशल का एक महत्वपूर्ण पहलू है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक भाषा शिक्षक के रूप में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बच्चे को भाषा सीखने के महत्वपूर्ण को जो भी महत्व है उसका परिचय कराना, या जो भी भाषा के संचार साधन है उससे मुक्त करना, उसके प्रभाव को मुक्त कर देना, या भाषा संसाधनों का अभाव, या बहुभाषी कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना? एक भाषा शिक्षण के रूप में आपकी सबसे बड़ी चुनौती के बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे बड़ी चुनौती है कि जो बहुभाषी कक्षा है जिसमें बहुत सारे भाषाओं के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। जैसे कोई बच्चा इंग्लिश बोलता है, कोई बच्चा हिंदी में बोलता है, कोई बच्चा भोजपुरी में बोलता है, तो उनको क्या करना? उनके बहुभाषी कक्षा में जो भी
चुनौतियां हैं उनको उचित रणनीति बनाइए और उचित रणनीति बना के उन सभी का निदान करिए। तो इनका आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। बहुभाषिक कक्षा में जो भी बच्चे हैं उनका निदान करिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन, शायद अभी भी क्वेश्चन है क्या? हाँ अभी भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप भाषा शिक्षक के रूप में किन बातों को अधिक महत्व देंगे? पाठ्य पुस्तकें जो भी है उनके प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, बच्चों में व्याकरण को सिखाना, शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, या बच्चे भाषा का प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर को देना। बताइए, बहुसांस्कृतिक कक्षा की बात कर रहा है जिसमें बहुत सी संस्कृति के बच्चे जुड़े हैं। कोई बच्चा हिंदू धर्म को मानता है, कोई सिख को मानता है, बहुसांस्कृतिक यानी उनकी संस्कृति भी अलग है। तो उसमें आप लोग क्या करेंगे? तो उसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। सभी बच्चों को भाषा प्रयोग में अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना, डी आंसर सही होगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पे कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? स्पष्टतया या आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, या ध्वनि संकेत के जो भी चिन्ह हैं उनको संबंधित करना, या विभिन्न संदर्भों में भाषा को प्रभावी और प्रयोग करना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, बताइए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है किसी भी वर्णमाला को याद करना, ये क्या है, यह आपका उद्देश्य नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज तबीयत खराब होने के बाद भी हम आपको इन क्वेश्चन का अभ्यास करा रहे हैं, तो आप लोग लाइक एक बार सभी लोग ज़रूर कर देंगे। आप लोग हमारी आवाज़ से ज़रूर पहचान रहे होंगे कि हमारा कुछ तबीयत ख़राब है, 2 दिनों से ख़राब चल रहा है, इसलिए क्लासेज नहीं हो पा रही थी। आज कैसे भी करके क्लासेज ली हैं। तो एक बार लाइक करें सभी लोग, शेयर कर देंगे अधिक से अधिक लोगों के पास, और सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज का जो क्लास है, आज के क्वेश्चन है कैसा लगा, आज का जो क्वेश्चन है आप लोगों को कैसा लगा। एक बार सभी लोग ज़रूर रेटिंग करेंगे भाई कि क्वेश्चन कैसा लगा, और लाइक ज़रूर कर देंगे सभी लोग, एक बार लाइक कर देंगे। चलिए रवि कुमार का आंसर आया मस्त, खान जी का आया है बहुत अच्छी क्लास लगी, अबू तालिब का आया है डी डी। भाई अब बताया रेटिंग, अब बताएं, बहुत सारे लोग रेटिंग बताएं। आप लोग 10 रेटिंग में से अगर आप लोगों को देना है तो इस क्लास को कितना रेटिंग देंगे, कितना नंबर देंगे? 10 नंबर में से आप लोगों को अगर देना है तो आप इस क्लास को कितना नंबर देंगे? 10 में से कितना नंबर देंगे? एक बार सभी लोग बताएं, कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। गुड इवनिंग सर, बहुत अच्छा। चलिए नेहा नागर जी का 9, 10, 10। चलिए सभी लोग बताएं कि 10 में से कितना नंबर आप लोग देंगे, एक बार सभी लोग बताएं भाई। डेली आप लोग 8 बजे जुड़ सकते हैं। 2 दिनों से तबीयत ख़राब थी तो कल क्लासेज नहीं हो पाई थी, इसलिए आज क्लासेज लेना पड़ा। आप लोग 8 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही आप लोगों को मज़ेदार वीडियो आप लोगों को डेली मिलते रहेगी। वीडियो को लाइक करें, जितने भी लोग लाइव हैं अभी लाइक नहीं किए हैं एक बार लाइक कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए हमें, नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार, बाय। हाँ ठीक है, पेडागोजी के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ फैक्ट पे आधारित रहेंगे, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि 28 फरवरी को आपका यूपी टेट है, 28 फरवरी को यूपी टेट है, और 31 जनवरी को आपका सी टेट है, 31 जनवरी को सी टेट है। तो दोनों को ध्यान में रखे आपकी क्लासेज चलेंगी, डेली क्लासेज चलेंगी। तो आप लोग हाँ 31 जनवरी को ध्यान में रखें, आपकी 31 जनवरी को सी टेट है और 28 फरवरी को यूपी टेट पड़ेगा। तो दोनों को ध्यान में रखें, फैक्ट पे आधारित और पेडागोजी, फैक्ट और पेडागोजी दोनों की क्लासेस चलेंगी। तो आप लोग हमारे साथ डेली जुड़िए। चलिए अबू जी का आंसर आ रहा है, अबू तालिब का डी डी डी, भाई डी बिल्कुल सही है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल ऐसे ही एक मज़ेदार टॉपिक के साथ, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।